शेर पर सवा शेर। मुंबई के पवई में बसे एक आलीशान आयती पार्क में एक बहुमंजिला ऊंची इमारत थी। उस इमारत के बाहरी हिस्से में सुनहरे अक्षरों में लिखा था, गोल्ड स्टोन सॉफ्ट। इसी इमारत के सबसे ऊंचे माले पर एक महिला, जो दिखने में बहुत ज़्यादा आकर्षक लग रही थी, जिसने लाल रंग का बिजनेस सूट पहना था, अपने हाथ में रेड वाइन का ग्लास पकड़कर खिड़की से बाहर झांक कर देख रही थी। उसकी आंखें बाहर दिख रही दुनिया को निगलने की कोशिश कर रही थी। उसकी नाक पर उसके सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन होने का घमंड तैर रहा था। तभी उस महिला का फ़ोन बजता है और दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, मैडम गुड इवनिंग, एक नई खबर है। मैंने सुना है कि अंजुम की कंपनी को किसी ध्रुव नाम के लड़के ने खरीद लिया है। पर खास बात यह है कि ये ध्रुव कोई 18-19 साल का बच्चा है। ये सुनकर उस औरत ने ठंडी आवाज़ में कहा, काम की बात बोलो राघव, मेरे पास समय नहीं है। उस पर दूसरी तरफ से राघव ने कहा, मैडम ये नया लड़का इतना बेवकूफ़ है कि उसने आते ही अपना सारा प्लान हमारे सामने खोल दिया और तो और नए सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड और एप्लीकेशनों की कॉपी हमारे साथ शेयर कर दी। तभी उस महिला ने कहा, लेकिन अगर ये कंपनी अंजुम की नहीं है तो मुझे उस एप्लीकेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें जो करना है करो। तभी राघव ने तुरंत कहा, मैडम मेरी बात पूरी तो सुनिए, उस नए लड़के ने अंजुम को ही कंपनी का सीईओ बनाए रखा है। अब अगर अंजुम अभी भी इस कंपनी में बना हुआ है तो आप अभी भी उस कंपनी को बर्बाद तो कर ही सकती है ना। ये सुनकर उस महिला के लाल ओंठों पर एक चौड़ी मुस्कान आ गई और उसने दांत पीसते हुए कहा, अब तो फिर मुझे वो एप्लीकेशन की कॉपी किसी भी हाल में चाहिए। मैं तुम्हें 20 लाख देती हूँ, मुझे अभी के अभी वो एप्लीकेशन और उसका सोर्स कोड भेज दो। ये सुनकर राघव ने तुरंत हाँ में जवाब दिया और फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखते ही उस महिला के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान बिखर गई और उसने खुद ही से बड़बड़ाते हुए कहा, अंजुम तुम अगर मेरे नहीं हुए तो किसी के नहीं हो सकते। मैं तुम्हें इतना बर्बाद कर दूंगी कि एक दिन तुम मेरे सामने घुटने टेकते हुए आ जाओगे और मुझसे दया की भीख मांगेंगे और तब मैं तुम्हें मेरा पालतू कुत्ता बनाऊंगी। इतना कहकर उस महिला ने ग्लास में बची सारी शराब एक घूंट में गटक ली। उसी वक्त उसके टेबल पर रखे लैपटॉप पर एक नोटिफिकेशन फ्लैश हुआ। उसने तुरंत उस फाइल को खोला और जल्दी जल्दी में उसने उस एप्लीकेशन को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करके उसका सोर्स कोड रन कर दिया। उसने अगले आधे घंटे तक उस एप्लीकेशन और उसके फीचर्स को स्टडी किया और अपनी डेवलपमेंट टीम के पास उसे फॉरवर्ड कर दिया। उसके साथ ही उसने मैसेज भी भेजा, इस एप्लीकेशन को 2 दिनों में हमारी कंपनी मार्केट में लॉन्च करेगी। मुझे जल्द से जल्द इसका फाइनलाइज वर्जन चाहिए। मैसेज भेजने के साथ ही उस महिला ने पीछे झुकते हुए अपनी कुर्सी पर बैठकर कमरे की छत को देखा और बड़बड़ाई, ये एप्लीकेशन तो सच में कमाल का निकला। ये इस दुनिया का पूरा नक्शा बदल देगा। इधर ध्रुव अपने पिता के साथ वापस अपने घर चला आया। उसने फिर फ्रेश होकर अपने कमरे जाकर अपना लैपटॉप खोला और स्क्रीन पर अपनी आंखें गड़ाए बैठ गया। कुछ ही देर में उसे एक नोटिफिकेशन आया और उसके चेहरे की मुस्कान चौड़ी हो गई। उसके बाद आधे घंटे के बाद उसके सिस्टम पर 8 और नोटिफिकेशन आए। ध्रुव ने अपने दोनों हाथों को मला और अपने लैपटॉप पर बिजली की तेजी से अपनी उंगलियों चलाने लगा। कुछ ही देर में उसके लैपटॉप पर ढेर सारा डाटा ट्रांसफ़र होने लगा। ध्रुव ने अपने लैपटॉप के साथ 2 हार्ड ड्राइव कनेक्ट करके उस पूरे डेटा को उसके अंदर कॉपी कर दिया। ध्रुव ने पूरी रात जागकर पूरा डेटा कॉपी कर लिया। फिर अंत में उसने अपने सिस्टम से डिलीट ऑल प्रोग्राम तुम कर दिया और कुछ सेकंड्स में उसके स्क्रीन पर दिख रहा डेटा डिलीट कर दिया। नियोजित समय के अनुसार ध्रुव ने सुबह अपनी साधना को जारी रखा और ठीक 9 बजे ध्रुव डायमंड सॉफ्ट के ऑफिस में पहुंच गया। उसके पिता आज दिन भर टैक्सी चलाने की सोचकर काम पर चले गए। उन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट का काम छोड़ दिया था। टैक्सी भी छोड़ने का विचार था, पर फिर उन्होंने सोचा कि इसके अलावा उनका किसी और में मन नहीं लगेगा, तो वो अब बस मन की शांति के लिए टैक्सी चलाने निकल गए। ध्रुव ने रास्ते में ही अंजुम को मैसेज भेज दिया था, जिस वजह से अंजुम सुबह सुबह कंपनी के गेट पर एक बैग लेकर खड़ा था। ध्रुव ने आते ही अंजुम को अपने साथ लिया और ऑफिस के अंदर चला गया। अंदर आकर उसने कुर्सी पर टेक लगाया और अंजुम से बोला, गेट रेडी फॉर सम फन। अंजुम को कुछ समझ नहीं आया तो ध्रुव ने अपने टेबल पर 2 हार्ड ड्राइव रखी और अंजुम को उसका डेटा चेक करने के लिए कहा। अंजुम ने भी बिना ज़्यादा सवाल पीछे उस डेटा को चेक करना शुरू किया। जैसे जैसे अंजुम डेटा देख रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे पर उत्सुकता झलक रही थी। उसके चेहरे पर खुशी की लहर उफान मारकर बाहर आ रही थी। इधर गोल्ड स्टोन सॉफ्ट के हेड ऑफिस में वही कल वाली महिला अपने पूरे स्टाफ के सामने खड़ी थी, पर आज उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसका चेहरा काला पड़ चुका था और उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसके हाथ की 2 उंगलियों के बीच पतली सिगरेट थी जिसे वो बार बार फूंक रही थी। उसके सामने पूरा स्टाफ सिर झुकाए खड़ा था। उसने अपने हाथ की सिगरेट नीचे फेंकी और उसे मसल कर रौंद दिया और गुस्से से बोली, कोई मुझे अब बताएगा भी ये कैसे हुआ डेमीड। ये सुनकर डेवलपमेंट टीम के हेड प्रोग्रामर ने आगे आते हुए कहा, मैडम किसी ने एक सिंपल ट्रोजन का उपयोग करके रोमटिली हमारा डेटा कॉपी कर लिया है और साथ ही हमारे डेटा को हमारे सिस्टम से डिलीट कर दिया है। यहाँ तक कि हमारा क्लाउड स्टोरेज भी पूरी तरह से खाली कर दिया है। इसके साथ ही हमारे कंपनी के अकाउंट्स के लॉगिन क्रेडेंशियल भी बदल दिए गए हैं।
यहाँ तक कि रिकवरी फ़ोन भी चेंज हो चुका है। तभी अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड आगे आते हुए बोला, मैडम हमारे कुछ सीक्रेट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स भी गायब है। अगर बाहर वो डिटेल्स फैल गई तो हमारी कंपनी को कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर उस औरत ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा और बोली, किसकी इतनी हिम्मत जो मुझसे यानी शनाया मेहरा से उलझने की सोचे। मैं उसे बर्बाद करके रख दूंगी। तभी शनाया की सेक्रेटरी बाहर से अंदर आए और बोली, वी आर डूम्ड शनाया, अब बर्बाद होने की हमारी बारी है। हमारे सभी सॉफ्टवेयर्स जो मार्केट में थे उनके सोर्स कोड इंटरनेट पर लीक हो गए हैं। ये सुनकर शनाया ने अपने सिर के बालों को पकड़कर नोचना शुरू किया। फिर अचानक उसे कुछ याद आया और उसने टेबल पर पड़ा अपना फ़ोन पटकते हुए बोली, गौरव यू चिट। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। लेकिन अब उसका फ़ोन टूट चुका था। शनाया गौरव को फ़ोन लगाकर गलियां देने के बारे में सोच रही थी। उसने तुरंत कहा, हमें फंसाया गया है। कल जो एप्लीकेशन हमने सोर्स कोड के साथ लिया था वो असल में इस ट्रोजन का सोर्स है। हमने अपने हाथों से अपनी बर्बादी को अपने कंप्यूटर्स में इंस्टॉल कर दिया। तभी सेक्रेटरी शनाया की बात समझ गई और उसने गौरव को फ़ोन लगा दिया। काफ़ी देर तक रिंग जाने के बाद भी गौरव का दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया और शनाया और भी अधिक चिढ़ गई। उसके अकाउंट में कल तक करोड़ों के फंड्स थे पर किसी ने उन्हें रातों रात ट्रांसफ़र करके किसी प्रेसी अकाउंट में डालकर उन्हें स्विस बैंक में डाल दिया था। अब शनाया के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसका बिजनेस एक ही रात में अर्श से लेकर फर्श तक आ चुका था। इधर डायमंड सॉफ्ट कंपनी के अंदर भी आज सुबह सुबह सारा का सारा स्टाफ बाहर के बड़े हाल में एकत्रित हुआ था। सिक्योरिटी ने सारे सीसीटीवी बंद कर दिए थे और इस वक्त कंपनी का एक एम्प्लॉय हॉल के बीचों बीच उल्टा लटका हुआ था। वो बार बार चटपटा रहा था, हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा था। ये वही कल का मोटे चश्मे वाला लड़का था। इसका नाम था गौरव, जिसने शनाया को कल उस एप्लीकेशन की कॉपी भेजी थी। वहीं अंजुम और ध्रुव उसे मुस्कुराते हुए देख रहे थे। ध्रुव ने उसे तिरस्कार से देखा और शांत आवाज में कहा, कमल आदमी हो यार गौरव तुम तो। पहले कंपनी के मैन प्रोडक्ट के सोर्स कोड तुमने मार्केट में लीक कर दिए, फिर तुम वही नहीं रुके और तुमने अपकमिंग प्रोजेक्ट को भी दूसरे को बेच दिया और कंपनी को बंद होने के कगार पर ला रखा। और जब दूसरा प्रोग्राम जिसे मैंने यानी कंपनी के नए बॉस ने बनाया था उसे भी तुमने दूसरे को दे दिया। भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तेरी दुश्मन अंजुम से थी तो उससे निभाता खाली फोकट मेरा उड़ता तीर भी ले लिया तुमने। तभी गौरव गिड़गिड़ाते हुए बोला, ध्रुव सर मुझे माफ़ कर दो, बस मुझे एक मौका दे दो, माँ कसम मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। पर ध्रुव के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उसने कुटिल मुस्कान के साथ अपनी पिछले पॉकेट से बंदूक निकाली। एक कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर एक चमचमाती बंदूक दिखते ही वहां मौजूद सॉफ्टवेयर दिमाग वाले लोगों की हालत सूख गई। पर ध्रुव ने उसकी चिंता नहीं की और वो शांति से बोला, मैं ध्रुव राय हूं जिसे धोखा देने वाले लोगों से नफरत नहीं घृणा है। मुझे ऐसे पीठ में खंजर भोंकने वाले लोगों को जान मारने में एक अलग ही सुकून मिलता है। ये तुम सब के लिए भी ये सबक होगा कि तुम लोग भी इसकी तरह भविष्य में मुझे धोखा ना दो, वरना तुम्हारी हालत भी इस चमन भटूरे की तरह हो जाएगी। इतना कहकर ध्रुव ने गौरव के पैरों में बांधी राशि पर निशाना लगाकर गोली चला दी। एक धड़ाम की आवाज़ हुई और गौरव जो हवा में लटक रहा था वो सीधा अपने गार्ड्स के बल जमीन पर आकर गिर गया। वो लगभग एक माले से भी ज़्यादा ऊंचाई से नीचे गिरा था, जिस वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी चटक गई और वो बेहोश हो गया। अंजुम ने सिक्योरिटी वालों को इशारा किया और वो सब आगे आए और गौरव को गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल लेकर चले गए। इधर शनाया ने अपने सभी कॉन्टैक्ट्स को कॉल किए थे पर उसे अब मदद करने वाला कोई नहीं था। वो हताश होकर जमीन पर बैठकर छोटी बच्ची की तरह पैर पटक कर रोने लगी। तभी उसे अचानक कुछ याद आया और वो तुरंत उठ खड़ी हुई और उसने अपने टेबल के ड्रॉर से एक कार्ड निकाला और उसके ऊपर मौजूद नंबर को डायल कर दिया। किसे फ़ोन लगाने वाली थी शनाया? कौन उसकी मदद करने आगे आने वाला है? क्या होगा ध्रुव का अगला दांव? प्रतिशोध। किसी फिल्म में एक डायलॉग था, अगर आप किसी को दिल चाहे तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए जुट जाती है। अब ये तो हो गई मोहब्बत की बात, पर अगर आप किसी से बदला लेने की तीव्र इच्छा रखते हो तो कायनात क्या भगवान भी उसे तुम्हारे सामने आने से रोक नहीं सकता। ध्रुव आज उसी होटल के सामने खड़ा था जिस होटल के सामने उसे कुछ हफ्तों पहले मारकर फेंक दिया था। आज उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। भले ये ध्रुव केतु था पर पुराने ध्रुव की यादें और उसकी सुप्त इच्छा इस ध्रुव के दिल को कचोट रही थी। तभी किस्मत का पहिया घुमा और वही लोग वही लड़कियां आज फिर एक बार ध्रुव के सामने थे और उसी होटल के बाहर खड़े थे। ध्रुव ने अपने पॉकेट में हाथ डाला और एकदम स्टाइल से रास्ता पार करके उस होटल के गेट पर पहुंच गया। उसने अंदर जाने के लिए अपना कदम बढ़ाया, तभी द्वारपाल ने उसे रोक दिया। साहब, यहाँ सिर्फ मेंबरशिप वाले लोग ही आते हैं। अगर आपके पास इस होटल का मेंबरशिप कार्ड है तो ही आप अंदर जा सकते हैं। ये सुनकर ध्रुव ने अंदर जा रहे लोगों की तरफ इशारा किया और पूछा, क्या उन लोगों के पास भी मेंबरशिप कार्ड है? इस पर उस द्वारपाल ने शांति से कहा, वो विक्की बाबा है, उनके पिता का यहाँ गोल्डन मेंबरशिप है तो वो आता जाता रहता है। ये सुनकर ध्रुव ने द्वारपाल के कान में पूछा, इस कार्ड को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा?
ये सुनकर द्वारपाल ने ध्रुव को ऊपर से नीचे देखा और फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, देखो साहब, मैं तो एक छोटा गार्ड है। हाँ, पर मैंने सुना है कि आप अगर किसी कंपनी के मालिक को जानते होंगे तो होटल की तरफ से उन्हें ये कार्ड भेज दिया गया होगा। वो क्या है ना कि ये होटल दिन भर कंपनी वाले लोग अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये अजीब शर्त सुनकर ध्रुव ने अपना मोबाइल निकाला और अंजुम को फ़ोन लगा दिया। अंजुम, क्या तुम्हारे पास इस ग्रीन लाइट गार्डन होटल का कोई कार्ड है? इस पर अंजुम ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बॉस, हमारे पास उनका प्लेटिनम कार्ड है। पहले सिर्फ सिल्वर था पर कल ही उन्होंने हमारे लिए प्लेटिनम वीआईपी कार्ड भेजा है। जब से हमने आईटी सर्विस का मार्केट कंट्रोल किया है तब से हमारे कंपनी की चर्चा मार्केट में हो रही है। ये सुनकर ध्रुव ने आगे कहा, ये अच्छी बात है, तुम मेरा कार्ड लेकर सीधा यहाँ आ जाओ। इतना कहने के बाद ध्रुव ने फ़ोन रख दिया और बगल में बेंच पर जाकर बैठ गया। द्वारपाल को कुछ समझ नहीं आया कि ये लड़का अब यहाँ बैठकर किसका इंतजार कर रहा है। कुछ 10 मिनट के इंतजार के बाद अंजुम अपनी गाड़ी से वहाँ आ गया। उसने आते ही ध्रुव को देखा और बोला, बॉस आप ऐसे बाहर क्यों बैठे हैं? चलिए अंदर चलिए। जब द्वारपाल ने ये सुना तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ध्रुव ने अंजुम से प्लेटिनम मेंबरशिप कार्ड लिया और द्वारपाल को दिखाते हुए बोला, वो क्या है ना चाचा, मैं भी एक कंपनी का मालिक हूँ, पर इस छोटे से होटल ने मुझे मेंबरशिप कार्ड भेजा था पर मैंने ध्यान नहीं दिया। द्वारपाल ने ये सुना तो उसका दिमाग सन हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बोले तो बोले क्या। द्वारपाल ने ध्रुव को सलाम किया और दरवाज़ा खोलकर मुस्कुराते हुए ध्रुव का स्वागत किया। ध्रुव एक दानव सम्राट था, इसलिए उसे अच्छे कपड़े पहनना अच्छा लगता था। इस वजह से जब से ध्रुव ने नया घर लिया और कंपनी खरीदी थी तब से ही ध्रुव अच्छे और ब्रांडेड कपड़े पहनने लगा था। उसका अपना एक यूनिक स्टाइल था। ध्रुव के अंदर आते ही एक रिसेप्शनिस्ट ने आगे आकर ध्रुव को अंदर की तरफ लाया। अंदर के हाल में टेबल की कतारें लगी हुई थी पर वो सब एक ओपन स्पेस था। यहाँ दूसरी ओर वीआईपी सेक्शन था जहाँ स्पेशल रूम थी। ध्रुव की नज़रें फिलहाल होटल के इंटीरियर और बाकी चीज़ों को देख रही थी। तभी एक भद्दी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, अरे विकी भाई, ये देखो हमारा रोसाइड रोमियो काफ़ी बदल गया है। उस लड़के के इतना कहते ही उस टेबल पर बैठे सभी लड़के और लड़कियों की नज़रें ध्रुव पर टिक गई। ध्रुव ने भी पिछ मुड़कर उन्हें देखा और उसके होंठ थोड़े काम गए। तभी विक्की, जिसने ध्रुव को देखा था, वो तिरछी मुस्कान के साथ खड़ा हुआ और ध्रुव के सामने आकर बोला, क्यों बे भिखारी, तू कब से यहाँ अंदर आने लगा? क्या तुझे यहाँ वेटर की नौकर लगी है क्या? ये ले मेरी तरफ से 100 रुपये की टिप। उसने 100 रुपये की नोट निकाली और ध्रुव के शर्ट के पॉकेट में डाल दी। ध्रुव चुपचाप इसे देख रहा था। तभी सुहाना पीछे से बोली, सोनू क्यों इसके साथ वक्त बर्बाद कर रहे हो? हे इज वेस्ट फेलो कम हेयर। ये सुनकर विक्की और भी ज़्यादा उत्साहित हुआ और बोला, देखा सुहाना भी तुझे वेस्ट फेलो बोल रही है, यही तेरी औकात है, समझा? तभी विक्की का एक दोस्त उठा और उसने ध्रुव को धक्का देते हुए कहा, अबे ऐसे घूर क्या रहा है? मारेगा हमें? मारना, चल मार के दिखा। ध्रुव केतु एक दानव सम्राट था। उसे ऐसे बेवकूफ़ लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे और ऊपर से कोई उसके साथ ऐसे उसे छूकर बात करे ये तो कतई नहीं। एक छपाक की आवाज़ हुई और वो लड़का जो ध्रुव को धमकी दे रहा था अगले ही पल फर्श पर गिरा हुआ दिखा दिया। फर्श की टाइल क्रैक हो गई थी और उस लड़के के चेहरे का एक हिस्सा किसी रोटी की तरह तेजी से फूलता हुआ दिखाई दिया। वो लड़का उसके बाद उठा ही नहीं। पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया। ध्रुव की नज़रें एकदम से नुकीली और भेदक हो गई। उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और विक्की को गर्दन से पकड़ा और बिना कुछ बोले बाहर की तरफ निकल गया। गेट पर पहुंचते ही ध्रुव ने अंजुम से कहा, नुकसान की कीमत काउंटर पर दे देना। ध्रुव के पीछे विक्की के दोस्त और बाकी लड़कियां भी आ रही थी। ध्रुव ने घसीटते हुए विक्की को उसकी गली में लाया और फिर उसके दोस्तों के अंदर आने के बाद उसने 2 चमकीले टुकड़े गली के दोनों छोर पर फेंक दिए। किसी को कुछ नहीं समझ आया और ध्रुव ने भी उन्हें समझाया नहीं। ध्रुव आज बदले के मूड में था। ध्रुव ने उसके बाद विक्की के कपड़ों को फाड़ा और उसे सिर्फ अंतर्वस्त्र पर वहां खड़ा कर दिया। सारी लड़कियां ये देखकर चिल्लाने चीखने लगी पर ध्रुव रुका नहीं। ध्रुव ने विक्की को उसके बाद थप्पड़ पे थप्पड़ मारना शुरू किया। विक्की को कुछ भी बोलने का मौका भी नहीं मिला। ध्रुव के हमलों से वो लगभग बेहोश होने के कगार पर पहुंच गया था। उसे पीटते वक्त ध्रुव के दिल में सुकून महसूस हो रहा था। ध्रुव फिर उस लड़के को देखा जो उस दिन उसकी पिटाई का वीडियो बना रहा था। ध्रुव ने एक जोरदार लात विक्की के घुटने पर मारी और उसे घुटने पर बिठा दिया। ध्रुव ने उसके बाद उस लड़के को पकड़कर आगे लाया और उसे भी 2-4 घूंसे जड़ दिए। फिर धीरे से बोला, अब आज की रिकॉर्डिंग करना शुरू कर। उस लड़के ने ध्रुव की मार के डर से सारी घटना को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। ध्रुव ने अपने कमर पर पहने नए चमड़े के बेल्ट को निकाला और फिर दे दनादन विक्की को उसकी खाल उधेड़ने तक मारता रहा। सुहाना ये सब देखकर कोने में दुबक गई थी। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसे दिल में अब ध्रुव के लिए घृणा नहीं सिर्फ डर महसूस हो रहा था। विक्की के पूरे शरीर की चमड़ी उधड़ चुकी थी और उसके अंदर से लाल खून बाहर निकल रहा था। विक्की किसी बलि के बकरे की तरह चिल्लाए जा रहा था पर ध्रुव ने उस पर कोई दया नहीं दिखाई।
जब विक्की से ये सब कुछ सहन नहीं हुआ तो वो बेहोश हो गया। ध्रुव ने उसके बाद उन बाकी लड़कों को भी घसीटा और उनके कपड़े उतारकर उन्हें भी चमड़ी उधेड़ने तक पीटा। ध्रुव का ये रूप देखकर वहां खड़ी लड़कियों थर-थर कांप रही थी। ध्रुव के सिर पर आज खून सवार था। ध्रुव ने बाकी लड़कों को भी बेहोश होने तक मारा था। उसके बाद ध्रुव की नज़र सुहाना पर टिकी। ध्रुव को अपनी ओर देखता देखकर सुहाना की आंखें भर आए और वो तुरंत जमीन पर बैठ गई और अपने जान की भीख मांगते हुए बोली, आई एम सॉरी ध्रुव, मुझे जाने दो, मैं गलत थी, मुझे माफ़ कर दो। ऐसा कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। उसकी उम्मीदें और सपने ध्रुव ने एक झटके में रौंद दिए थे। आज तक उसे लगता था कि पैसा ही सब कुछ है, पर ताकत भी कोई चीज़ होती है, इसका पाठ उसने आज पढ़ा था। ध्रुव ने सुहाना को देखा और फिर बगल में थूक दिया और बोला, तुझ जैसी बदचलन लड़की मेरे हाथों मरने के लायक भी नहीं है। अब अपना ये थोबड़ा मुझे कभी मत दिखाना, वरना अगली बार तेरी ऐसी हालत कर दूंगा कि तू कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। इतना कहने के बाद ध्रुव सीधा उस गली से बाहर आ गया। पर अभी भी उसका दिल बार बार कह रहा था कि इन सभी को जान से मार देना बेहतर है, पर वो अब एक दानव सम्राट नहीं था। इसीलिए उसने अपने आप को शांत किया और वहां से दूर चला गया। ध्रुव के जाने के बाद वहां गिरे हुए चमकीले टुकड़े भी गायब हो गए। जिस लड़के ने इस पूरी वारदात को रिकॉर्ड किया था उसने इसे सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम कर दिया था, जिस वजह से कॉलेज के जो बच्चे वहां ऐड थे उन्होंने सभी ने देखा था कि विक्की और उसके साथियों के साथ क्या हुआ था और किसने किया था। साथ ही उन सभी ने सुहाना को घुटने पर बैठकर माफ़ी मांगते हुए भी देखा था। उस स्ट्रीम में ऐसे कुछ बच्चे थे जिन्हें विक्की बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने इस बात पर तुरंत खुशी जताई। पूरा कमेंट बॉस विक्की पर थूक रहा था। ऊपर से सभी ने सुहाना का असली चेहरा भी देखा था। इस वजह से पूरे कॉलेज फोरम पर उन दोनों की काफ़ी किरकिरी हो गई थी। ध्रुव को इस बात की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसने उन सभी के मन में उसके नाम की दहशत भर दी थी। अब अगर उन्हें जीवित रहना है तो वो लोग कभी उसके रास्ते नहीं आएंगे। यही सोचते हुए ध्रुव बाहर निकला और अंजुम की तरफ जाने लगा। उस वक्त उसने देखा कि कुछ लोग अंजुम के साथ बातचीत कर रहे हैं। जब ध्रुव थोड़ा पास पहुंचा तो उसने एक जाना पहचाना चेहरा देखा, सचिन भाटिया, जो इस वक्त अंजुम से हंस हंस कर बात कर रहा था। ध्रुव ने उसे देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गई। तभी उसने सचिन के मुंह से सुना, अंजुम सर, बस एक बार मुझे आपके बॉस से मिलवा दो। मैं भी उस इंसान से मिलना चाहता हूं जिसने पूरे गोल्डस्टोन सॉफ्ट की लंका लग दी, वो भी एक दिन में। ये सुनकर अंजुम मुस्कुराते हुए बोला, आपका नसीब अच्छा है मिस्टर सचिन, हमारे बॉस आज यहाँ आए हुए हैं, पर फिलहाल वो कुछ मेहमानों के साथ बिजी है। जैसे ही वो बाहर आ जाएंगे मैं आपकी मुलाकात उनसे करवा दूंगा। अंजुम की बात सुनकर सचिन काफ़ी खुश हुआ, पर जैसे ही उसकी नज़र दूसरी तरफ से आते हुए ध्रुव पर पड़ी उसकी आंखें बड़ी हो गई और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, भिखारी कहीं के, तू यहाँ क्या कर रहा है। ये सुनकर अंजुम भी तुरंत पीछे मुड़ा और उसने ध्रुव को अपनी ओर आते देखा। ध्रुव के बारे में ऐसे शब्द सचिन के मुंह से सुनकर अंजुम का दिल बैठ गया। तभी ध्रुव की ठंडी आवाज़ आई, क्यों तुझ जैसे कीड़े मकोड़े यहाँ आ सकते हैं तो मुझ जैसा शेर यहाँ नहीं आ सकता क्या? क्यों तेरी औकात नहीं है क्या? ऐसा कहकर ध्रुव ने हाथ का प्लेटिनम मेंबर्स कार्ड सचिन को दिखाया और फिर उसे बिना देखे आगे जाने लगा। ये देखकर सचिन को बेहद अपमानित महसूस हुआ और उसने चिल्लाते हुए कहा, उस दिन तू कॉलेज के अंदर था तो बच गया, पर आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। गार्ड्स, इसके हाथ पैर तोड़ दो। सचिन की बात सुनकर तुरंत 6 हटे कट्टे लड़के उसके पीछे आकर खड़े हो गए। शौर्य ने उन्हें ठंडी निगाहों से देखा, पर इधर अंजुम का दिल बैठ गया था। उसने तुरंत आगे बढ़कर कहा, मिस्टर सचिन, आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज़ रुक जाए वरना मैटर बढ़ सकता है। अंजुम कैसे भूल सकता था कि होटल के अंदर सिर्फ एक थप्पड़ में ध्रुव ने उस लड़के को सीधा कोमा में भेजा था। वो इस वक्त अपनी कंपनी के लिए कोई मुसीबत नहीं चाहता था, पर सचिन था कि जिसे मरने की बहुत जल्दी थी। ध्रुव ने अंजुम की तरफ नज़र की और कहा, ए मिस्टर, तुम जो भी हो ये हमारा पर्सनल मैटर है, तो बेहतर होगा कि तुम इससे दूर ही रहो। ध्रुव की बात सुनकर अंजुम समझ गया कि ध्रुव क्या कहना चाहता है। अंजुम तुरंत एक कदम पीछे हट गया। उसके बाद उसने अपनी खुली आंखों से देखा कि किस तरह बिना किसी हथियार के लोगों के हाथ पैर काटे जाते हैं, वो भी लाइव। ध्रुव ने पलक झपकते ही एज बढ़कर उन 6 लोगों के हाथ पैर काट कर अलग कर दिए। उसके बाद उसने आराम से दीवार को टेक लगाया और अपनी सिगरेट सुलगाई। अपने सामने इतना सारा खून और दर्दनाक चीखें सुनकर सचिन बुरी तरह से कांपने लगा था। ध्रुव ने सिगरेट की एक कश मारी और सचिन को देखा, जो इस वक्त उल्टियां किए जा रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। ये उसके दिल में उठ रहा प्योर डर था। ध्रुव ने सिगरेट को दूर उड़ा दिया और हल्के से सागिन के सामने खड़ा हो गया और बोला, सचिन भाटिया, तुझे लगता है कि ये दुनिया सिर्फ तेरे इर्द गिर्द घूमती है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तू एक कमज़ोर इंसान है, बस एक कमज़ोर इंसान जो कुएं के मेंढक की तरह है। तुझे इस दुनिया का सच बिल्कुल भी मालूम नहीं है। इतना कहने के बाद ध्रुव ने सचिन के गाल को थपथपाया और वहां से निकल गया। ध्रुव चाहता तो इसके भी हाथ पैर तोड़ सकता था, पर उसने देखा कि सचिन का डर उस पर इतना हावी हो गया है कि उसे बिना पता चले उसकी पैंट गीली हो चुकी थी।
इसी वजह से उसने सच्ची को छोड़ दिया। अंजुम जो ये सब दूर से देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका ये नया बॉस आखिर है क्या चीज़। इधर नवी मुंबई के वाशी के 11वें सेक्टर के एक आलीशान होटल के कमरे में शनाया एक लड़के के सामने बैठी थी। उसने अपने कंपनी के सारे पेपर्स उस लड़के के सामने रखे और बोली, मुझे बस डायमंड सॉफ्ट की बर्बादी देखनी है। आप चाहे जो भी करो, पर मुझे वो कंपनी धूल में मिलती हुई दिखनी चाहिए। उसके लिए मैं मेरी कंपनी और खुद को आपके हवाले करती हूँ। कौन था ये लड़का जिसके साथ शनाया डायमंड सॉफ्ट के बर्बादी का सौदा करने आए है? क्या ध्रुव इस आने वाले खतरे से खुद की कंपनी को बचा पाएगा? क्या चाल चलेगा ये लड़का ध्रुव को बर्बाद करने के लिए? कंपनी पर संकट। कहते हैं समुद्र में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं लेना चाहिए। कुछ जगहों पर कुछ लोगों की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वो वहां पर बाकी लोगों को सिर्फ चुटकी बजाकर तबाह कर सकते हैं। पर जब ऐसे लोगों का सामना उस जगह से बाहरी लोगों से होता है तो उनकी तबाही होकर रहती है। डायमंड सॉफ्ट ने सिर्फ 2 हफ्तों के भीतर पूरी मुंबई के सॉफ्टवेयर बिजनेस को हिलाकर रख दिया था। पूरे आईटी सेक्टर में डायमंड सॉफ्ट के पतन की चर्चा हो रही थी, पर तभी अचानक एक दिन सभी को पता चलता है कि गोल्डस्टोन सॉफ्ट, जिसका डायमंड सॉफ्ट को तबाह करने में हाथ था, अचानक एक ही रात में मार्केट से गायब हो गया। उनकी सारी आईटी सर्विसेज बंद हो गई और उनके पास कुछ भी नहीं बचा। जब लोगों ने इसकी गहराई से जानकारी निकाली तो एक नाम आगे आया, डायमंड सॉफ्ट का नया मालिक। डायमंड सॉफ्ट का नया मालिक कौन है और कहां से आया है, किसी को कुछ भी मालूम नहीं था। बस इतना पता चला था कि उसके संबंध अंडरवर्ल्ड से है। अगले कुछ दिनों में डायमंड सॉफ्ट ने गोल्डस्टोन सॉफ्ट के सारे सॉफ्टवेयर्स अपने नाम रजिस्टर कर लिए और रीडिजाइन करके मार्केट में लॉन्च कर दिए। एक हफ्ते के स्टेबलाइजेशन के बाद डायमंड सॉफ्ट की प्रतिष्ठा मार्केट में किसी रॉकेट की तरह बढ़ गई। उससे भी अधिक उनका एक छोटा एंड्रॉयड ऐप ज़्यादा चर्चा में था। बी लिंक ऐप ने देश की सोशल मीडिया जायंट्स को भी अलर्ट कर दिया था। ऊपर से भारत जैसे सर्वाधिक आबादी वाले देश में काम देने वाले और काम करने वाले लोगों की संख्या कम नहीं थी। बस उनकी एक दूसरे से कभी बात नहीं होती थी, पर आज ये लोग इस ऐप से एक दूसरे से सीधा जुड़ सकते थे। ध्रुव के इस एप्लीकेशन ने लॉन्च होते ही सिर्फ मौखिक विज्ञापन से ही 5 लाख से अधिक डाउनलोड्स हो चुके थे। ऊपर से इस ऐप का इंटरफेस बहुत ही खास था, जिस वजह से लोग अपने पसंद की जॉब यहां आसानी ढूंढ सकते थे। इस ऐप की सक्सेस तुरंत कुछ बड़े बिजनेसमैन लोगों की आंखों चुभने लगी, तो कुछ लोगों के मन में इसे अपना बनाने की इच्छा निर्माण हो गई। पर कुछ लोग ऐसे थे, उन्हें सिर्फ इसे बर्बाद करना था। ध्रुव सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठा और अपनी प्रतिदिन की साधना करने के बाद ध्रुव आज सबसे पहले तैयार होकर सीधा कॉलेज चला आया। आज जैसे ही ध्रुव ने कॉलेज के गेट के अंदर कदम रखा, सारी नज़ारे उस पर टिक गई। ध्रुव ने सिर्फ एक रात में ऐसी दहशत कॉलेज में फैलाई थी कि आज उसे देखने का सभी का नज़रिया बदल गया था। ध्रुव कॉलेज में आते ही सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच गया। उसने पहले मिलने की परमिशन मांगी और 10 मिनट इंतजार करने के बाद प्रिंसिपल ने उसे अंदर बुलाया। जब ध्रुव इस बार अंदर आया, उसने प्रिंसिपल को कोई इज्जत नहीं दी और सीधा कुर्सी को खींचकर उस पर बैठ गया। उसने अपने पैरों को एक के ऊपर एक डाला और फिर बड़े ही घमंड में बोला, तो प्रिंसिपल, तेरी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि तुमने जिस अमीरजादे के लिए मुझे 7 दिन के लिए सस्पेंड किया था, वो सस्पेंशन तो खत्म हो गई है, तो आज से मैं वापस कॉलेज आना शुरू कर रहा हूँ। पर एक बात साफ बता दूं कि आज के बाद अगर तुमने मुझे फिर एक बार परेशान करने की कोशिश की। एक क्लिक की आवाज़ हुआ और ध्रुव के हाथ में पिस्तौल लोड हो गई। ध्रुव ने उसे प्रिंसिपल के माथे पर रखा और फिर उसके कान के बगल से फायर कर दिया। गोली चलने की आवाज़ प्रिंसिपल के कान के पास से आई थी। प्रिंसिपल थर-थर कांपने लगा था। उसके पीछे की दीवार में एक छेद था और प्रिंसिपल का मुंह खुला का खुला रह गया। इस बार ध्रुव ने ऑफिस के अंदर आने के बाद से ही प्रिंसिपल को बोलने का एक भी मौका नहीं दिया और अपनी बात सुनाने के बाद धमाका करके वहां से चला गया। ध्रुव के जाने के बाद प्रिंसिपल 10 मिनट तक सिर्फ सोचते रह गया कि क्या हुआ है अभी अभी उसके साथ। जब उसे होश आया तब उसने महसूस किया कि उसकी पैंट पूरी तरह से गीली हो गई है। उसने अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल करके बोला, गोंडिया, आज 2 खंभे लेकर आ, आज मैं बहुत डरा हुआ हूँ। इधर डायमंड सॉफ्ट के ऑफिस में अंजुम अपने काम में जुड़ा हुआ था। तभी उसकी सेक्रेटरी हाथ में मोबाइल पकड़कर बिना परमिशन अंदर आ गई और उसने हौंफते और थोड़ा घबराते हुए कहा, बॉस, बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। न्यूज में हमारी कंपनी और नए मालिक के बारे में तरह तरह की बातें की जा रही है। ये सुनकर अंजुम ने झपटकर उसके हाथ का मोबाइल लिया तो उसके ऊपर एक महिला रिपोर्टर न्यूज पढ़ रही थी। सूत्रों के मुताबिक डायमंड सॉफ्ट ने गोल्डस्टोन सॉफ्ट के सोर्स कोड चुराए हैं और इस कंपनी के पूर्व मालिक अंजुम मालिक ने गोल्डस्टोन सॉफ्ट की मालकिन शनाया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की थी। डायमंड सॉफ्ट के नए मालिक अंडरवर्ल्ड डॉन देवा भाई के खास माने जाते हैं। उन्होंने देवा भाई जैसे क्रिमिनल्स का इस्तेमाल करके गोल्डस्टोन सॉफ्ट के कर्मचारियों और मालिकों को बार बार धमकाया और उनसे उनके सोर्स कोड छीन लिए। अभी अभी मिली खबरों के मुताबिक डायमंड सॉफ्ट का मालिक एक बदमाश गुंडा है। उसके ऊपर कई महिला कर्मचारियों के उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं।
मीडिया में अपनी कंपनी और अपने बॉस के बारे में ऐसी न्यूज देखकर अंजुम हक्का बक्का रह गया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने तुरंत अपने फ़ोन से किसी को कॉल किया। शनाया, तुमने ये सही नहीं किया। तुम जानती हो कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। तभी दूसरी तरफ से एक तंज भरी आवाज़ आए, अंजाम की परवाह उन्हें होती है जिनके पास खोने के लिए कुछ होता है, पर मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं इसकी परवाह क्यों करूं। और सबसे बड़ी बात, इस बार तुम्हारे पीछे मैं नहीं, रायजादा ग्रुप ऑफ बिजनेस का वाइस चेयरमैन पड़ा है। तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। ये सुनकर अंजुम के हाथों से उसका फ़ोन फिसलकर नीचे गिर गया। वहीं इस वक्त शनाया एक लड़के के बाहों में और भी अधिक सिमट गई और प्यार से बोली, थैंक यू जान। तुमने सिर्फ एक ही चाल में उस अंजुम को मुझे फ़ोन करने के लिए मजबूर कर दिया है। ये सुनकर उस लड़के ने शनाया के बालों में हाथ फेरा और बोला, जाने मन, ये तो सिर्फ पहली चाल है, आगे आगे देखो होता है क्या। अंजुम कुछ मिनटों तक ऐसे ही अपनी जगह पर सदमे में बैठ गया। अंत में उसने होश संभाला और ध्रुव को फ़ोन लगाया, पर तभी उसके केबिन का दरवाज़ा एक बार फिर खुला और अंजुम के आगे ध्रुव खड़ा था। ध्रुव को देखते ही अंजुम लगभग रोते हुए बोला, बॉस, उस शनाया ने रायजादा ग्रुप की मदद ली और मीडिया में हमारी कंपनी पर भद्दे भद्दे आरोप लगाए हैं। मुझे पता नहीं हम इससे कैसे बचेंगे। भले ही ये आरोप झूठे हो, पर इसे साबित करने के लिए सालों लग जाएंगे, पर तब तक हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। ध्रुव, जो अभी अभी केबिन में आया था, उसने जब ये सुना तो उसकी भौहें सिकुड़ गई और अगले ही पल उसकी आंखों में गुस्सा तैर गया। उसने ठंडी आवाज़ में कहा, मुझे उन न्यूज़ रिपोर्टर्स की जानकारी दो जिन्हें इसे रिपोर्ट किया है, और रायजादा ग्रुप की भी जानकारी दो। ये सुनकर अंजुम को कुछ समझ नहीं आया और उसने उसके पास जितनी जानकारी टीवी वो कुछ ही देर में ध्रुव के हाथों में दे दी। ध्रुव ने एक नज़र फेरी और बोला, अगले 1 घंटे में हमारी न्यूज़ पूरी तरह से मीडिया से गायब हो जाएगी और यही रिपोर्टर्स हमसे माफ़ी मांगेंगे। इतना कहने के बाद ध्रुव ने उन न्यूज़ रिपोर्टर्स की जानकारी का उपयोग किया और फिर उसने अपने लैपटॉप से उनके सारे डेटा को हैक कर लिया। ध्रुव ने उसके बाद कुछ वीडियो और फोटोज उन रिपोर्टर्स के पर्सनल नंबर पर भेज दिया। उसके नीचे उसने एक लाइन भेजी थी, डायमंड सॉफ्ट की न्यूज़ को साफ करो वरना मुझे माफ़ करो। लगभग 10 मिनट के बाद ध्रुव के मोबाइल पर एक के बाद एक रिपोर्टर्स के कॉल आए और उन्होंने असली सूत्रधार का नाम शौर्य के सामने उगल दिया। इसका जिम्मेदार था मिस्टर पाटिल। ध्रुव ने अपने फ़ोन से देवा को कॉल लगाए और कहा, मुझे पाटिल से मिलना है। उसे कह देना कि डायमंड सॉफ्ट का नया मालिक उससे मिलने चाहता है। ध्रुव की आवाज़ में एक आधिकारिक लहजा था और उसके साथ ही हल्के से गुस्से की झलक भी थी। देवा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए और उसने तुरंत पाटिल को फ़ोन किया और घबराते हुए बोला, पाटिल भाव, आपने क्या डायमंड सॉफ्ट कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही की है क्या? देवा की बात सुनकर पाटिल ने ठंडे लहजे में कहा, मैं पहले ही जानता था कि तेरा फ़ोन मुझे आएगा। देख देवा, तेरा यहाँ कोई लेना देना नहीं है। मैंने बस तेरा नाम न्यूज़ में बदनामी करने के लिए उसके साथ जोड़ा है। ऊपर से ये बात हमारे छोटे मालिक के लिए बहुत अहम है। ये सुनकर देवा लगभग चिल्लाते हुए बोला, पाटिल भाव, आपकी मारने का डर नहीं है क्या जो आप उस लड़के से पंगा लेने पहुंच गए? वो दानव है दानव, वो अब इस वक्त आपसे मिलना चाहता है। पाटिल ने देवा की बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया और बोला, हम तू उसे यहाँ लेकर आ, हमारे छोटे मालिक उससे मिलना चाहते हैं। इतना कहकर पाटिल ने फ़ोन रख दिया। पाटिल की आवाज़ सुनकर देवा ने एक बार आसमान की ओर देखा और बोला, भगवान पाटिल की आत्मा को शांति देना। देवा ने पाटिल से बात होने के बाद ध्रुव को तुरंत इस बात के बारे में बता दिया। ध्रुव भी तुरंत अपनी कंपनी से बाहर निकल गया। कुछ ही देर में सारे मीडिया आउटलेट्स में फैली डायमंड सॉफ्ट की न्यूज़ तुरंत हटा दी गई और इसे वाइट वॉश किया गया। इधर शाम 4 बजे के आसपास जब ध्रुव पाटिल से मिलने के लिए निकल रहा था, उसे उसके पापा का फ़ोन आया था। वो भी न्यूज़ देखकर ही चिंता में आए थे, पर जब उन्हें ध्रुव ने समझा दिया वो शांत हो गए। पापा से बात करने के बाद ध्रुव और देवा सीधा उस जगह पहुंचे जहां पाटिल उनका इंतजार कर रहा था। मुंबई से बाहरी हिस्से में पनवेल शहर के नज़दीक एक आलीशान महल नुमा घर बनाया गया था। इस घर के बाहर चारों तरफ हाथों में बंदूकें पकड़कर लोग पहरे में खड़े थे। इनकी संख्या लगभग 100 से भी ज़्यादा थी। इतनी सुरक्षा एक देश के राष्ट्रपति को भी एक ही समय पर नहीं होती। उस महल का गेट बहुत ही भव्य और लोहे से बना हुआ था। उसके सामने 4-4 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। ऐसे ही कैमरे पूरे महल के अंदर कोने कोने में लगे हुए थे। जैसे ही देवा की गाड़ी गेट पर आई, गार्ड ने तुरंत उसे अंदर आने दिया। जब ध्रुव और देवा उनकी गाड़ी से बाहर निकलकर महल के दरवाजे पर आ गए, तभी 2 हटे कट्टे बॉडीगार्ड्स आगे आए और उन्होंने देवा और ध्रुव की तलाशी ली और उन्हें अंदर जाने दिया। जब ध्रुव और देवा महल के अंदर पहुंचे तो ध्रुव ने देखा मिस्टर पाटिल सोफे पर बैठा हुआ था। उसने सफ़ेद शर्ट और सफ़ेद पैंट पहनी हुई थी। पाटिल की बगल में बीचों बीच रखी कुर्सी पर एक जवान लड़का बैठा था जिसकी उम्र 25 के आसपास थी। उसके हाथ में एक सिगार थी और दूसरे हाथ में एक विस्की का ग्लास था। पाटिल ने जैसे ही ध्रुव को देखा, उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो गई और तुरंत बोला, तुम तो वही लड़के हो ना जो उस दिन के कांड के दौरान एकदम शांत थे। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि तुम असाधारण लड़के हो।
बैठो, हमें बात करनी चाहिए। पाटिल ने जमीन की ओर इशारा किया और नीचे बैठने का इशारा किया। ध्रुव की अंतरात्मा हिल गई। उसने आंखें बंद की और गहरी आवाज में बोला, पाटिल तुझे पता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? अगर तू चुपचाप मेरे नुकसान की भरपाई कर देता है तो मैं तुझे आज जिंदा छोड़ दूंगा, वरना तुझे आज तेरे भगवान भी नहीं रोक पाएंगे। तारांकन। ये सुनकर पाटिल के भाव सख्त हो गए और फिर वापस शिथिल हो गए और बोला, बच्चे, इस पाटिल को मारने के लिए कई लोग सपने देखते हैं, पर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो इस पाटिल को मार सके। इस पाटिल के पीछे जो लोग खड़े हैं उनके आगे कोई नहीं टिक सकता। ये सुनकर ध्रुव मुस्कुराया और उसका हाथ आगे बढ़ा। उसके हाथ में रोशनी चमकी और पाटिल की खुली आंखों के सामने ध्रुव के हाथ में हवा से पिस्तौल प्रकट हो गई। ये नज़ारा एकदम स्लो मोशन में दिखाई दे रहा था। ये नज़ारा इतना जादुई था कि इसे देखकर पाटिल और उसके बगल में बैठे लड़के के गले से आवाज़ निकलनी बंद हो गई। ध्रुव ने बंदूक को पाटिल के सामने लहराया और बोला, पाटिल वो क्या है ना कि मुझे अपने हथियार छिपाने के लिए उन्हें पॉकेट में रखने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हथियार कहीं से भी बाहर आ सकते हैं। ये कहकर ध्रुव हंसने लगा। तभी पाटिल और उसके बगल में बैठा लड़का जैसे होश में आए और दोनों ने एक गहरी सांस ली और फिर पाटिल अचानक हंसने लगा और बोला, वाह क्या जादू है। पर बच्चे, तुझ जैसे जादू दिखाने वाले लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि हमारे और तुम्हारे बीच कितना अंतर है। पाटिल के मुंह से ऐसी बात सुनकर ध्रुव को थोड़ा धक्का लगा। फिर उसने ना में सिर हिलाया और बोला, तुम जैसे लोग तब तक स्वर्ग पर विश्वास नहीं करोगे जब तक तुम खुद मरकर स्वर्ग ना जाओ। ध्रुव ने अपना हाथ लहराया और उसने पाटिल और उसके साथ के लड़के को हवा में बिना हाथ लगाए उठा दिया। दोनों भी हवा में छटपटाने लगे। फिर ध्रुव ने उन्हें नीचे फेंक दिया और शांति से बोला, अब बोलो कि इस कमरे में मैंने कोई अदृश्य वायर लगाई है और तुमको कैने उनकी मदद से उठाया है। ये तो मेरा घर भी नहीं है, और हाँ, ये कोई जादू नहीं है। इतना कहने के बाद ध्रुव अब शांति से जाकर दूसरे सोफे के ऊपर बैठ गया और बोला, बैठो। ध्रुव की आवाज में आदेश था। ये आदेश सुनते ही मानो पाटिल और वो लड़का उसके हुक्म का इंतजार कर रहे थे। दोनों उछलकर तुरंत जमीन पर बैठ गए। वहीं दूर खड़ा देवा ये सब कुछ शांति से देख रहा था। ध्रुव ने फिर गहरी आवाज में पूछा, तो मिस्टर पाटिल, आपने मेरी कंपनी को क्यों टारगेट किया? मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा था और ना ही मैंने तुम्हारे रायजादा परिवार को कभी उकसाया था। तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? ये सुनकर पाटिल ने तोते की तरह बोलना शुरू किया, ध्रुव भाई, असल में ये सब मेरे छोटे मालिक के आदेश पर मैंने किया था। उसका क्या कारण था मुझे पता नहीं। बेहतर होगा कि आप ही उन्हें इसका कारण खुद पूछ लो। ऐसा कहकर पाटिल ने अपने बगल में बैठे लड़के की ओर इशारा किया। तब जाकर ध्रुव ने उस लड़के को अच्छे से देखा। कौन था ये छोटा मालिक? क्या ध्रुव इतने से पाटिल और उस लड़के को छोड़ देगा? क्या ध्रुव रायजादा परिवार को उकसाकर बच पाएगा? माँ बाप से मुलाकात। रात को अपने पिता से फ़ोन पर बात करने के बाद स्वराज ने अपने चाचा के परिवार को ज़्यादा परेशान नहीं किया और उन्हें ऐसे ही खड़ा छोड़ दिया। उसके बाद वह वहीं उनके सामने ही सोफे के ऊपर सो गया। इधर उसके चाचा का परिवार अचानक सारा गेम पलट जाने की वजह से बेहद दुखी था। उनकी 10 साल की मेहनत पर इस लड़के ने एक ही रात में पानी फेर दिया था। सुबह 8 बजे के आसपास हेलीकॉप्टर की आवाज़ की वजह से सभी की आंखें खुल गई। उनके घर के मैदान में 2 हेलीकॉप्टर उतरे। एक से स्वराज के माता पिता और दूसरे कुछ डॉक्टर और लैब के लोगों की टीम नीचे उतरी। उन्होंने अपने साथ सारे जरूरी सामान लिए हुए थे। आवाज़ सुनकर स्वराज ने उठकर अपने घर का दरवाज़ा खोला और उसने देखा कि अपनी अमीरी की धौंस दिखाते हुए उसके माँ बाप वहाँ आ गए हैं। उनके पीछे काले ब्लेजर पहने कई बॉडीगार्ड्स आ रहे थे। इन सभी के हाथों में बंदूकें थी और उनकी नज़रें चारों ओर दौड़ रही थी। उन्हें देखकर स्वराज की आंखें खून सी लाल हो गई। उसने दरवाज़ा खुला छोड़ और अंदर आकर सोफे पर बैठ गया। अभय सिंह और स्मिता भी अंदर आए और जब उन्होंने अंदर का नज़ारा देखा तो स्मिता का दिल वीरेन की हालत देखकर पिघल गया और वह दौड़कर उसे बचाने चली गई। तभी उसे स्वराज की आवाज़ सुनाई दी, तुम जिसे अपना बेटा समझकर बचाने जा रही हो, असल में वो तुम्हारा बेटा नहीं है। वहीं रुक जाओगी तो बेहतर होगा। स्मिता गुस्से से तिलमिला उठी और उसने स्वराज को घूर कर देख और बोली, ये क्या बकवास है? मैं अपने बेटे को अच्छे से पहचानती हूँ। अभी के अभी मेरे बेटे को छोड़ दो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। स्मिता के अंदर छुपी माँ स्वराज को धमका रही थी और उसके शब्दों ने स्वराज को और अधिक घायल कर दिया। स्वराज की आंखों में आंसू छलक आए, पर वह पीछे नहीं हटा और बोला, ठीक है, फिर बिना सच जाने पहले मुझे मार दो और जब सच्चाई पता चले तो तुम्हारे पास तुम्हारा बेटा नहीं होगा। स्वराज की आवाज़ में बहुत सारा दर्द छुपा हुआ था। स्वराज की आवाज़ सुनकर स्मिता ठिठक गई और उसने स्वराज को गौर से देखा। फिर उसने वीरेन को देखा। उसे अंतर तुरंत समझ आ गया और वह 2 कदम पीछे हट गई। तभी अभय सिंह स्वराज से बोला, डीएनए टेस्टिंग के लिए सारा सामान लाया गया है। तो अब मुझे बताओ कि तुम क्या साबित करना चाहते हो? अपने पिता की ऐसी सख्त आवाज़ सुनकर स्वराज अपनी जगह से खड़ा हो गया और चाचा के पास जाकर उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, चाचा जी, क्या आप वो सारी बातें दोहराने की कोशिश करेंगे जो आपने मुझे कल रात बताया थी?
ये सुनकर चाचा ने गुस्से से स्वराज को देख और बोला, बड़े मालिक मुझे माफ़ कीजिए, हमारे बेटे ने ऐसी बदतमीजी की, ये मेरा नालायक बेटा है जो आपका वारिस बनना चाहता है। जब हमने इसे रोक तो उसने देखिए आपके बेटे का क्या हाल कर दिया है। हमें बचा लीजिए बड़े मालिक, ये एक हैवान बन गया है। चाचा ने गुगली डालते हुए वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, पर स्वराज शांत से चुपचाप उसकी बगल में खड़े होकर सुन रहा था। अभय सिंह एक गुस्सैल आदमी था, उसने तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। बॉडीगार्ड्स ने स्वराज को चारों तरफ से घेर लिया और अपनी बंदूकें उस पर तान दी। लेकिन अभी भी स्वराज खामोश था और उसके आंखों में आंसू थे। उसने अभय सिंह को देखते हुए कहा, तो तुम्हें अपने नौकर पर इतना भरोसा था कि तुमने अपनी औलाद उसे 10 सालों तक पालने के लिए दे दी और आज अपने ही बेटे पर तुमने बंदूकें तान दी। ये सुनकर अभय सिंह होश में आया और उसने तुरंत बॉडीगार्ड्स को रुकने का इशारा किया। स्वराज ने ये देखा तो हंसते हुए आगे आया और अपनी अंगुल पर एक कट मारा और बोला, तुम्हें तुम्हारे बेटे का ब्लड ग्रुप तो पता ही होगा। तभी स्मिता बोली, मेरे बेटे का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, वो सबसे रेयर ब्लड ग्रुप है। ये सुनकर स्वराज ने डॉक्टर को बुलाया और उसके खून का एक सैंपल दिया। उसके बाद उसने वीरेन का खून भी निकाला और एक सैंपल दे दिया। मशीन में जांच करते ही नतीजा 2 मिनटों में सामने आ गया। स्वराज का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था और वीरेन का ए पॉजिटिव था। उसी वक्त अभय सिंह पूरा खेल समझ गया और उसने अपने बॉडीगार्ड की बंदूक निकली और चाचा पर तान दी। हरामखोर, तुमने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला, आज मैं तेरी कब्र यही खोद दूंगा। तभी स्वराज ने अपने पिता को रोकते हुए कहा, इतनी जल्दी भी क्या है, इन्हें मारने से पहले मुझे ये भी कंफर्म करना है कि आप लोग भी मेरे असली माँ बाप है या नहीं। स्वराज की बातें स्मिता और अभय सिंह को बिल्कुल भी समझ नहीं आई, पर तभी स्वराज ने अपने पिता की अंगुल पर ब्लेड से कट लगाया और उसका खून डॉक्टर को दे दिया। उसके बाद उसने अपने माँ का भी खून निकाला और डॉक्टर को दे दिया। डॉक्टर और लैब के लोग तुरंत डीएनए टेस्ट में जुट गए। तभी स्वराज ने चाचा की ओर देखा और कुटिल मुस्ला के साथ बोला, अरे ओ चाचा, अब तो असली कहानी बताओ या फिर तुम्हारे बेटे को हमेशा के लिए ऊपर भेज दूं। अब चाचा को पता चल चुका था कि उसका भांडा फूट चुका है। चाचा ने एक गहरी सांस ली और फिर किसी तोते की तरह अपनी कहानी बतियाने लगा। मालिक मुझे माफ़ कीजिए, जायदाद की लालच में आकर मैंने आपके असली बेटे को मेरे नकली बेटे के साथ बदलने का खेल खेला। मैं आपका गुनाहगार हूँ, मैं अपनी बीवी की बातों में आ गया था, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब स्मिता और अभय सिंह के आंखों में आंसू थे। स्मिता दौड़कर आए और उसने स्वराज को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके पास आने से पहले ही स्वराज ने अपना हाथ आगे किया और उसे रोक दिया। उसने स्मिता को आंसुओं से भरी आंखों से देखा और बोला, आपने अब मेरी मां होने का अधिकार खो दिया है। स्वराज की आंखों में आंसू थे मगर उसकी नज़रों में कठोरता थी। स्मिता अपने जगह पर वही के वही जम गई। स्वराज, ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारी मां हूं बेटा, तुम ऐसा नहीं बोल सकते। मुझसे मेरा मां होने का अधिकार तुम नहीं ले सकते। तभी डॉक्टर्स ने डीएनए रिपोर्ट दिखाई और नतीजा साफ हो गया कि स्वराज उनका ही बेटा था। पर रिपोर्ट देखकर स्वराज ने अपना सिर ना में हिलाया और फिर अपनी मां की तरफ देखते हुए अपनी शर्त उतार दी। जब अभय सिंह और स्मिता ने स्वराज की पीठ देखी तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके दिल पर हजारों चाकुओं ने वार किए हो। स्वराज ने आगे जाकर अपनी पैंट को भी उतारा और जब अभय सिंह और स्मिता ने स्वराज के पूरे शरीर पर बने घाव के निशान देखे तो उनकी आत्मा तड़प उठी। स्वराज दांत पीसते हुए उन्हें देखकर बोला, जिस दिन मेरे शरीर पर ये घाव बनना शुरू हो गए उसी दिन मैंने मान लिया था कि या तो तुम दोनों मर गए हो या फिर तुम्हारे लिए मैं, जो तुम दोनों ने मुझे इस में हंसते हंसते छोड़ दिया था। स्वराज के आंखों में आंसू और गुस्सा फुट फुट कर बाहर आ रहा था। क्या मैंने तुम दोनों से ज़्यादा खाना मांगा था या अच्छे कपड़े खिलौने मांगे थे जो तुम दोनों ने मुझे ठुकरा कारसन हैवानों के हवाले कर दिया था? क्या तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि हाँ बाबा, हमारा बेटा उन लोगों के पास रह रहा है तो उसे एक बार आमने सामने आकर मिल लिया जाए? अरे मैं खुद तुम दोनों के चेहरे भूल गया था। आप दोनों मेरे साथ इतने क्रूर क्यों हुए? ऐसी क्या वजह थी जो तुमने मुझे 10 सालों तक अनाथों की तरह दूसरे की चौखट पर छोड़ दिया? आखिर क्या मजबूरी थी तुम दोनों की? अचानक स्वराज की आवाज़ में कठोरता बढ़ने लगी और वह चिल्लाते हुए गरज पड़ा, ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुम दोनों ने मुझे अपनी जिंदा से निकाल फेंका और आज आए हो मुझे अपना बेटा कहने के लिए? मुझे नहीं बनना तुम्हारा बेटा। तुम्हारा असली बेटा कल रात को ही मारा गया। इस वीरेन की साजिश में जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो असली स्वराज है। स्वराज यानी खुद के जीवन का खुद फैसला करने वाला। तुमने मेरी जिंदगी का एक बार फैसला कर दिया और मैंने नर्क यातनाएं सही। अब फिर एक बार मैं तुम्हारे हाथों की कठपुतली नहीं बनूंगा। अब निकल जाओ मेरी नज़रों के सामने से। अच्छा होता कि भगवान तुम्हें बेऔलाद छोड़ देता, ऐसे कष्ट तो नहीं झेलने पड़ते। ये सुनकर स्मिता और अभय सिंह ने अपना सिर नीचे झुका लिया। स्वराज ने भी एक गहरी सांस ली और वह सोफे पर टिककर बैठ गया। उसके बदन पर लगा हर वो घाव का निशान उसके दर्द और पीड़ा की गवाही दे रहा था। वहीं चाचा अभी भी वीरेन को पकड़कर खड़ा था। तभी स्वराज गुस्से से खड़ा हो गया और उसने टेबल पर रखा चाकू उठाया और चाचा को देखते हुए बोला, तुझे बड़ा शौक है ना किसी मासूम की जिंदगी के साथ खेलने का, तो भुगत।
इतना कहकर स्वराज ने चाचा के एक पैर की लिगामेंट काट दी। चाचा सका वह पैर एकदम से ऊपर उठ गया और चाचा चिल्लाने लगा, पर स्वराज नहीं रुका और उसने दूसरे पैर की लिगामेंट काट डाली। लिगामेंट कटने की वजह से चाचा वीरेन को पकड़ नहीं पाया और वह अपना संतुलन खो बैठा। वह घुटने पर बैठ गया, पर वो बार बार वीरेन को बचाने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था, मेरे बेटे को छोड़ दो, मत मारो उसे, वो मर जाएगा। मैं तुम्हारा असली गुनहगार हूँ, प्लीज़ मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दो, असली गुनहगार मैं हूँ, प्लीज़ मेरे बेटे को बख्श दो। अरे चाचा, इतना इमोशनल डैमेज मत सहन कर, तेरा बेटा जिंदा होकर भी जिंदा नहीं है, तू सिर्फ अब अपनी फिक्र कर। स्वराज ने दांत पीसते हुए चाचा को ताना मारा। फिर इसने वह खंजर चाचा के कहानियों पर चला दिया, जिस वजह से उसके हाथ कोहनी से नीचे काम करना बंद हो गए। चाचा ने अपने दोनों टूटे हुए हाथों से वीरेन के शरीर को पकड़ने की कोशिश की, पर इस बार फंदा उसके गले के आसपास कस गया था। वीरेन की अब सांसें अटकने लगी थी। चाचा और निर्मला अब पश्चातावे के आंसू तो रहे थे और बार बार बिलखकर माफ़ी मांगे जा रहे थे। उनकी चीखें घर में गूंज रही थी। अपने 16 साल के बेटे की हैवानियत स्मिता अपनी आंखों से देख रही थी। ये उसके बेटे के साथ ऐसा क्या हुआ है जो वह इतनी छोटी उम्र में इतना निर्दयी और क्रूर बन गया? ये हमने कैसी गलती कर दी है? क्या अब हमारा बेटा कभी भी हमें नहीं अपनाएगा? ऐसे कई सवाल अभय सिंह और स्मिता के दिमाग में घूम रहे थे। इधर अब स्वराज की क्रूरता विकृत रूप ले रही थी। उसने चाचा के सीने में एक जोरदार लात मार दी और चाचा उड़कर दीवार से टकरा गया। स्वराज दांत पीसते हुए बोलता है, अब बड़ा दुख हो रहा होगा जब अपना परिवार तुम्हारे सामने टूट रहा है। तुम लोगों की इस साजिश की वजह से मैंने आज अपने माँ बाप जिंदा होकर भी खो दिए हैं। आज मुझे उन्हें देखकर अपनापन बिल्कुल महसूस नहीं होता, और इसके वो खुद जितने जिम्मेदार है उतने तुम तीनों भी हो, तो अब तुम्हें मरना होगा ताकि मुझे कुछ तो अच्छा लगे। इतना कहकर स्वराज ने चाकू उठा लिया और बड़ी ही बेरहमी से चाचा का गला रेत दिया। इधर चाचा का सपोर्ट टूटने से निर्मला और वीरेन को फांसी लग चुकी थी। स्वराज उन्हें तड़पता देखकर बहुत खुश हो रहा था, पर स्मिता और अभय सिंह के चेहरे उतरे हुए थे। जब तीनों लोगों की मौत हो चुकी थी, तब जाकर स्वराज का गुस्सा शांत हो गया और वह अपने सोफे पर जाकर बैठ गया। उसने वहां खड़े बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हें लाशें ठिकाने लगानी आती है? इस सवाल पर बॉडीगार्ड्स का कैप्टन आगे आया और बोला, जी यंग मास्टर, हम इन्हें ठिकाने लगा देंगे। स्वराज ने सुनकर हाँ में गर्दन हिलाई और फिर बोला, मुझे अगले 10 मिनट में सब कुछ साफ चाहिए, जैसे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ था। ये सुनकर बॉडीगार्ड्स काम पर लग गए और 10 मिनट के अंदर पूरा हॉल साफ हो चुका था। अब वापस स्वराज की नज़रें अपने माँ बाप पर टिकी थी। अब क्या पूछेगा स्वराज अपने माँ बाप से? क्या उसके माँ बाप उसे असली कारण बताएंगे? क्या स्वराज अपने माँ बाप के साथ वापस चला जाएगा? जहरीले रिश्ते। पृथ्वी से हजारों प्रकाश वर्ष दूर मानिनी आकाशगंगा में एक भीमकाय ग्रह के ऊपर एक इंसानी लिबास पहने थोड़ा अजीब दिखने वाले दानव को कुछ लोगों ने घेर लिया था। ये ग्रह आधा अंधेरे में डूबा था तो आधा उजाले में डूबा था। अंधेरे के हिस्से पर दानवों का राज था तो उजाले के हिस्से पर देवताओं का राज था। देवताओं के सम्राट इंद्रदेव थे तो दानवों के सम्राट का नाम कलेश था। वह उसके नाम के हिसाब से कलेश बिल्कुल पसंद नहीं करता था। दानवों के कुल में जन्मा ये दानव सम्राट बिल्कुल ही अलग था। वो बेहद न्यायप्रिय, शांत और हर मसले को बातों से सुलझाने वाला सम्राट था। उसके महानता के चर्चे तो देवताओं में भी थे। ये पहला दानव सम्राट था जिसे सभी दानव देवता सिर्फ सम्राट कहा करते थे। वह किसी भी तरह से एक दानव सम्राट कहलाने के लायक नहीं था, या फिर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जो पहले के दानव सम्राटों ने किया था। सम्राट कलेश पहला दानव सम्राट था जिसने खुद आगे बढ़कर देवताओं से युद्धबंदी की गुहार लगाई थी। उसने अपने दांव क्षेत्र में बहुत सारे विकास कार्य किए थे। उसके ऐसे कार्यों को वजह से ही आम दानव उसे भगवान मानते थे। कलेश की तुलना राजा बलि से की जाती थी, जो एक सर्वश्रेष्ठ लोक कल्याणकारी दानवों का राजा था। पर कलेश में कोई घमंड नहीं था। उसके विचार बहुत ही उच्च और महान थे। अब ऐसे महान सम्राट का कोई कैसे दुश्मन हो सकता है? इसे खुद इंद्रदेव अपना छोटा भाई मानते थे। उनके दोस्ती की मिसालें दानवों की दुनिया में और देवताओं के बीच बड़े शान से बताई जाती थी, लेकिन समय को ये मंजूर नहीं था। एक दिन कलेश को एहसास हुआ कि उसके खाने में जहर मिलाया गया है। ये जहर उसके अपने पत्नी ने मिलाया था। इस जहर के असर से कलेश अपने शरीर से नियंत्रण खो देता है और वह नीचे गिरने लगता है। तभी पीछे से कोई उसकी पीठ में एक लंबी तलवार घुसेड़ देता है, जिस वजह से कलेश जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर कलेश के शरीर का काला खून निकलने लगा। कलेश ने एक गहरी सांस ली और उस तलवार मारने वाले को मुड़कर देखा। ये उसका सबसे बड़ा बेटा था। वो मुस्कुराकर कलेश से कहता है, पिताश्री, आपके आशीर्वाद से हम दानवों ने युद्ध रोक दिया। ठीक है, वो मान लेते हैं। आपके आशीर्वाद से हमने दानव क्षेत्र में सुधार किया, वो भी ठीक है।
अपने दानवों को न्याय नीति, शिक्षा और समाज बनाकर रहना सिखा दिया वो भी ठीक है, पर आपने एक गलती की, आपने हम दानवों को उन तुच्छ मानवों की तरह बना दिया। उनका रेहन सहन, चाल ढाल सब हमें मानवों की तरह करना पड़ रहा था। इससे एक बात साफ होती है कि आपको इन तुच्छ इंसानों से हमसे ज्यादा लगाव है। इसीलिए आज आपको मरना होगा पिताश्री। तभी उसकी पत्नी उसे देखते हुए कहती है, स्वामी आप एक अच्छे इंसान हो सकते हैं पर एक अच्छे दानव नहीं। आपके वजह से आज हमारी शक्तियां कमजोर हो रही है। अंधेरे के स्वामी अब हम पर कोई कृपा नहीं करते। हमें उन देवताओं ने आपके जरिए फंसाया है, धोखा किया है हमारे साथ। तभी धीरे धीरे उस कमरे के अंदर कई दानव आ जाते हैं। कलेश उन सभी को अपनी मिटती हुई आंखों से देखता है। ये सभी उसके वफादार लोग थे, पर आज उन सभी के चेहरों पर एक कुटिल और शैतानी मुस्कान थी। वो कलेश को ऐसे देख रहे थे मानो वो उसे चीर फाड़ कर खा जाएंगे। अपना ऐसा अंत देखकर कलेश उस कमरे में लगे झूमर की ओर देखता है और कुछ याद करने लगता है। कलेश तुम बहुत अच्छे हो और मन से निर्मल हो, पर तुम्हारे लोग ऐसे बिल्कुल नहीं है। उन्हें अगर तुमने युद्ध से दूर कर दिया तो वो अपने लोगों को ही खाना शुरू कर देंगे। इन्हें तुम्हें किसी ना किसी काम में व्यस्त रखना पड़ेगा, वरना तुम इन्हें कभी भी नियंत्रित नहीं कर पाओगे। इनके लिए शांति अभिशाप है, अगर तुम्हारे साम्राज्य में शांति आ गई तो ये और ज्यादा आक्रामक हो जाएंगे। ये अपनी खून की प्यास बुझाने के लिए अपने परिवार को भी मारने में पीछे नहीं हटेंगे। ये बातें कलेश को इंद्रदेव ने बताई थी, लेकिन उस वक्त कलेश को लगा कि ये इंद्रदेव का वहम है। कौन सा प्राणी शांति पसंद नहीं करेगा। लेकिन कलेश इस बात पर गलत था। इंद्रदेव की बात सच हुई और आखिर उसके ही परिवार के लोगों ने उसे जहर दे दिया और पीठ में तलवार भोंक दी थी। उसने हताशा में अपनी आंखें बंद की, पर अगले ही पल उसके शरीर से ऊर्जा की एक प्रचंड लहर निकली और उसने वहां मौजूद दानवों को पीछे धकेल दिया। कलेश की आंखें आग की तरह लाल हो चुकी थी। कलेश के मुकुट में लगा लाल रत्न चमकने लगा था। कलेश गुस्से से सभी को देखता है, दर्द को सहन करते हुए कहता है, मैं दानव सम्राट कलेश ऐसे नहीं मर सकता। मैंने दानवों को शांति दिलाने के लिए और सम्राट बनने के लिए कम खून नहीं बहाया है। तुमने मुझे धोखा देकर अपने विनाश को बुलावा दिया है मूर्ख दानवों। मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ, पर मैं वापस आऊँगा और तुम सबको ऐसी मौत दूंगा कि तीनों लोग और 16 आयाम कांप उठेंगे। मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। मैं आज ये शपथ लेता हूँ, अगर मेरे अच्छे कर्मों से मुझे अगला जन्म मिला तो उसका सिर्फ एक ही मकसद होगा, वो है तुम दानवों का अंत। जमीन पर लेटा कलेश फिर खड़ा होता है और अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। इसने एक बार अपने बेटे और पत्नी को घूर कर देखा और बोला, तुम स्वार्थी हो, तुम्हें दानवों से कोई लेना देना नहीं था। तुम्हें तो बस ये गद्दी चाहिए थी, है ना। कलेश का सवाल सुनकर उसके बेटे ने अपना सिर झुका लिया। कलेश ने फिर अपनी पत्नी को देखा और बोला, तुमने अपने पुत्र को गद्दी पर बिठाने के लिए मुझे जहर दे दिया, पर क्या तुम्हें पता है, जो बेटा अपने बाप का नहीं हुआ वो अपनी माँ का क्या ही होगा। एक दिन तुम भी मेरी तरह इसके हाथों मारी जाओगी, लेकिन तब तुम्हें बचाने के लिए मैं नहीं रहूंगा। इतना कहते ही कलेश एक जोड़े हिचकी आती है और उसके मुंह से खून की उल्टी हो जाती है। कलेश अपने खून को हाथ से पकड़ लेता है और उसे देखकर कहता है, आज इस देह को त्यागने का समय आ चुका है, पर जाते जाते तुम लोगों को मैं एक भेद देना चाहूंगा। इतना कहकर कलेश ने खून को हाथ में पकड़कर कुछ मंत्र आंखें बंद करके बोले। उसके बाद उसके हाथ में पकड़ा खून हवा में भाप बनकर उड़ गया। इसे देखकर प्रधानमंत्री के पद पर काम कर रहा दानव बोला, ये तो रक्त श्राप है। सम्राट ने हमें कोई श्राप दे दिया है। जल्दी करो और उन्हें खत्म करो, वरना श्राप का असर शुरू हो जाएगा। ये सुनकर कलेश का बेटा दौड़कर उसकी तरफ गया, पर तब तक कलेश ने एक और मंत्र बोला, ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। इतना कहते ही कलेश के चारों तरफ अग्नि उत्पन्न हो गई। कलेश ने अपनी आंखें बंद कर ली और शांत हो गया। उसके शरीर पर प्रकट अग्नि उसे जलाने लगी। उसके मुकुट में लगा मणि अधिक तीव्रता से जलने लगा और फिर गायब हो गया। उसकी पत्नी जो वहीं खड़ी थी, उसकी नज़र इसी मणि पर थी और अब वह मणि गायब हो गया था। उसके पत्नी ने अपनी मुठिया भींच ली और बोली, वो मणि, वो गायब हो गया है। जल्द से जल्द उसे ढूंढो। हम उस मणि को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। लेकिन इस वक्त सभी की नज़रें जलकर राख हुए कलेश पर थी। उसने जाते जाते दानवों को कौन सा श्राप दिया था, यही वो लोग सोच रहे थे। सभी दानव हताश हो गए थे। तभी अचानक उन्हें कुछ अजीब महसूस होने लगा। उनके शरीर अचानक से फूलने लगे थे। उनके शरीर पर लाल रंग के निशान उभर रहे थे। उनके हाथ विकृत तरीके से मुड़ने लगे थे। अचानक सभी के शरीर से उनकी ताकत नष्ट हो गई थी, पर कुछ देर बाद उनके शरीर फिर एक बार सामान्य हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि ऐसा उन सभी के साथ क्यों हुआ था। पूरे दानव क्षेत्र में यही हाल था। कलेश के श्राप का असर अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ था, ये तो बस शुरुआत थी उनके लिए। क्या हुआ है कलेश के साथ? क्या कलेश वापस आएगा? क्या यही अंत है इस महान दानव सम्राट का? क्या राज था उस मणि का? स्वराज की लाइफ। वर्ष 2023। स्थान पृथ्वी। भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, जहां अलग अलग धर्म जाति पंथ के लोग एक साथ रहते हैं।
इस विविधता से भरे देश में जितने गरीब हैं उतने ही कुछ अमीर भी ही, जिनकी बराबरी दुनिया का कोई भी इंसान नहीं कर सकता है। भारत में 33 प्रकार के देवताओं को पूजा जाता है, और तो और कुछ जगहों पर दानवों को भी पूजा जाता है। इस देश में रिश्तों को एक रेशम की डोर माना जाता है। यहाँ आज भी संयुक्त कुटुंब पद्धति को ही फॉलो किया जाता है, पर कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिन्होंने इस रिश्तों की डोर का अर्थ ही बदल दिया है। उनके लिए रिश्ते सिर्फ एक जिम्मेदारी है, इसके अलावा इन रिश्तों का इनके लिए कोई महत्व नहीं है। इसी देश में एक छोटे से शहर शिरपुर में रहता है एक लड़का, जिसके कहने को तो सभी लोग हैं पर उसका कोई अपना नहीं है। आज चलो मिलते हैं इस अभागे लड़के से और जानते हैं कि इसकी किस्मत इतनी खराब क्यों है। इस लड़के नाम है स्वराज, जिसके नाम में ही आज़ादी है और इसे उसके परिवार वालों ने भी घर से आज़ाद कर दिया है। स्वराज की उम्र लगभग 15 साल है और वह अपने चाचा चाची के साथ शिरपुर में रहता है। जब वह पहली कक्षा में था तभी से उसे अपने चाचा चाची के साथ रखा गया था। उसकी खराब लाइफ उसके घर से ही शुरू होती है। उसकी चाची निर्मला एक हाउसवाइफ है। उसे भी स्वराज की उम्र एक बेटा है और वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। उनके बेटे का नाम वीरेन है। उसकी चाची घर के सारे काम स्वराज से ही करवाती है। घर के बर्तन, कपड़े, सब्जी, राशन, ये सब विराज को ही देखना पड़ता है। खाना बनाने के लिए घर में नौकर है। इससे ये साबित होता है कि निर्मला सिर्फ घर में नाम की हाउसवाइफ है। इतना भी होता तो कोई बात नहीं थी, मगर उसके चाची की जुबान उसके नाम की तरह बिल्कुल भी निर्मल नहीं थी। वो दिन भर आते जाते स्वराज को कोसने का कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहती है। उसके ताने सुनकर स्वराज के मासूम मन पर बहुत गहरा असर हो चुका था। वह हमेशा हाँ में जवाब देने लगा था। उसने कभी भी हिम्मत करके अपनी चाची को आंखों से नहीं देखा था। बात यही खत्म नहीं हुई, उसका चचेरा भाई वीरेन भी अपनी मां से कम नहीं था। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया था स्वराज को परेशान करने में। उसने कई बार स्वराज को अपने दोस्तों की मदद से पीटा था। वो भी इतना कि स्वराज ठीक से कई दिनों तक चल फिर नहीं सकता था। वीरेन ने भी अपनी सारी भड़ास बचपन से ही स्वराज के ऊपर निकली थी। कहते हैं जा जो डरता है उसे दुनिया और भी डराती है, ऐसा कुछ हाल हमारे स्वराज का था। बेचारा चाची और वीरेन के हाथों घर के अंदर और घर के बाहर भी हमेशा परेशान रहता था, लेकिन उसने आज तक कभी उनसे उल्टकर बात नहीं की थी। आजकल तो स्वराज को इनकी बातों से गुस्सा या चिढ़ ऐसा कुछ भी नहीं लगता था। अगर उन्होंने उसे गधा कह दिया तो वो खुद को सच में गधा मानने लगा था। उसे अब इनकी हर बात सही लग रही थी। उसने न्याय और अन्याय के बीच का फर्क करना ही बंद कर दिया था। घर की बात तो हो गई, पर बाहर स्कूल में भी वीरेन की वजह से उसकी लाइफ खराब हो चुकी थी। स्वराज पढ़ाई में अच्छा था, पर वीरेन की धमकियों के वजह से वह जानबूझकर वीरेन से कम मार्क्स लाता था। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे स्वराज के जीवन में एक सवेरा हुआ ईशा के रूप में। जब वह 10वीं क्लास में था, यानी इसी साल की शुरुआत में, उसके क्लास में एक नया एडमिशन हुआ और ईशा उसकी जिंदगी में आई। ईशा एक अमीर घर की लड़की थी। उसे दोस्त बनाना बहुत पसंद था। उसने आते ही स्वराज के साथ भी दोस्ती की, मगर वो दोस्ती आज के दिन पूरी तरह टूटकर बिखर गई। आज ईशा का जन्मदिन था और उसके घर पर क्लास के सभी बच्चों को बुलाया गया था। वीरेन और स्वराज भी इस पार्टी में आए थे, मगर उसे क्या पता कि इस पार्टी में ईशा उसके साथ ऐसा कुछ कर देगी कि उसकी जिंदगी का सारा चित्र बदल जाएगा। वीरेन ने आज खुद आगे बढ़कर स्वराज को अपने नए कपड़े पहनाए और उसे वो खुद इस पार्टी में लेकर पहुंच गया। पार्टी में आने के बाद दोनों ने ईशा को जन्मदिन की बधाई दी और बाकी लोगों के साथ घुल मिल गए। पर हमारे स्वराज का कोई दोस्त था ही नहीं, तो वो अकेला एक कोने में जाकर बैठ गया और मुस्कुराते हुए सभी बच्चों को देखने लगा। उसे ईशा बहुत अच्छी लगती थी। ईशा की वजह से वह घर से बाहर किसी से थोड़ी बात कर पाता था। लेकिन तभी ईशा के घर में 2 लड़के आते हैं। ये विकी और आकाश थे, स्कूल के बैड बॉय और स्कूल बुली। उन्हें देखते ही स्वराज भी थोड़ा सहम गया। उन दोनों पहले तो आकर ईशा को ढेर सारी शुभकामनाएं दी और फिर बाकी लोगों के साथ बातें करने लगे। तभी ईशा के मम्मी पापा बाकी मेहमानों के साथ वहां आ गए। ईशा के पापा ने ईशा को जल्द से जल्द तैयार होकर आने के लिए कह दिया। ईशा ने ये सुना तो उसने एक नज़र वीरेन को देखा और उसके बाद वह ऊपर अपने कमरे में कपड़े बदलने के लिए चली गई। तभी वीरेन ने आकाश और विक्की को अपनी तरफ बुला लिया। ये सब कुछ स्वराज अपनी जगह पर बैठकर देख रहा था। उसने उनके कान में कुछ कहा और तीनों स्वराज को देखकर मुस्कुराने लगे। तीनों लड़के स्वराज के पास आए और विकी ने स्वराज को देखते हुए कहा, स्वराज तुझे एक काम करना है, ऊपर जाकर वहां सामने के कमरे से हम सबके लिए कोल्ड ड्रिंक्स का बॉक्स लेकर आना है। स्वराज, जिसे इतने दिनों बाद इन लोगों ने बिना गालियां दिए उसका नाम लेकर उसे इतने प्यार से कहा था, जिस वजह से विराज बिना सोचे समझे सीधे दौड़ते हुए ऊपर चला गया। उसने तुरंत दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। स्वराज ने जो सामने देखा उसे देख उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसे एहसास हो चुका था कि वह आज उसके भाई के चाल में फंस गया है। उसके सामने ईशा अपने कपड़े बदल रही थी। ईशा ने स्वराज को देखा और एक जोरदार चीख के साथ वह तुरंत कोने में दुबक कर बैठ गई।
उसने जैसे तैसे करके आसपास के कपड़ों से खुद के बदन को ढक दिया था और वो गुस्से से स्वराज को घूर रही थी। इसी वक्त वीरेन और उसके दोस्त स्वराज की पीछे आए और उन्होंने आते ही उस पर बरसना शुरू कर दिया। अरे गधे की पूंछ, मुझे पता था कि तू एक नंबर का ठरकी है और आज इसे हमने अपनी आंखों से देख भी लिया। तुम ऐसी हरकत करोगे इसके बारे में हमने सपने में भी नहीं सोचा था। तुम एक नंबर के नालायक और बेहुदा इंसान हो, विकी ने अपने दांत पीसते हुए कहा। तभी वीरेन आगे बढ़ा और बोला, मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना भाई कहने में, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम ईशा के साथ ऐसा कर सकते हो। तभी आकाश आगे आते हुए बोला, स्कूल में तो तुम हमेशा ईशा को घूरते थे पर अब तो तुमने हद कर दी, तुमने उसे चुपके से कपड़े बदलते हुए देखने की कोशिश की। सच में तुम्हें तो हमारा क्लासमेट कहने से भी हमें शर्म आती है। तभी ईशा के माता पिता दोनों वहां शोर सुनकर आ पहुंचे। अपनी मां को देखते ही ईशा उनसे लिपट कर रोने लगी। ईशा के पिता ने ये देखा तो वो सारा मामला समझ गए और उन्होंने स्वराज की कॉलर पकड़कर उसे 2 थप्पड़ जड़ दिए। स्वराज आज अंदर ही अंदर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिस वजह से उस पर ऐसा इल्जाम लगाया जाए। वो तो बस यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स का बॉक्स लेने आया था। तभी आकाश आगे आते हुए ईशा के पिता से बोला, अंकल इसने ऐसी हरकत की है तो हमें इसे तुरंत पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। इसके जैसे को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो जिंदगी भर कभी भी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर ना देखे। तभी विकी ने आकाश को पीछे खींचते हुए आगे आकर कहा, अंकल इसे कैसे सबक सिखाना है वो हम पर छोड़ दीजिए, इसे मैं देख लूंगा। आप ईशा का ये स्पेशल दिन ऐसे लोगों की वजह से खराब ना करे। इतना कहकर विकी ने स्वराज की कॉलर पकड़ी और उसे भर घसीटते हुए लेकर आया। विकी के साथ वीरेन, आकाश और उसके बाकी के दोस्त भी आए थे। उन सभी ने स्वराज से बिना कुछ पूछे सीधा लात घूंसों से मारना शुरू किया। उन सभी ने मिलकर स्वराज को इतना मारा कि वह बेहोश हो गया। जब सभी को लगा कि अगर वे उसे और अधिक मारेंगे तो वो मर जाएगा तो उन्होंने उसे उठाकर सड़क किनारे फेंक दिया। स्वराज, जिसने अपने पूरे जीवन भर सिर्फ मार खाई थी, उसने सिर्फ ताने सुने थे, जिसने सिर्फ अपना जीवन हर किसी की बात को हाँ कहकर मान लिया था, ऐसे मासूम लड़के के साथ आज अन्याय की हद पार हो चुकी थी। स्वराज जो अधमरा होकर रास्ते के किनारे पड़ा था वह बस यही सोच रहा था कि उसका जीवन इतना क्यों दर्द और तकलीफों से भरा है। उसने अपने जीवन में किसी को कुछ नहीं किया फिर भी हमेशा उसे ही बलि का बकरा बनाया गया। ऐसा क्यों? स्वराज बस यही सोचते हुए अपनी आंखें बंद कर देता है। आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन था। यही स्वराज सोच रहा था पर भोलेनाथ ने उसकी किस्मत का फैसला पहले ही कर दिया था। ऐसा कौन सा बदलाव भोलेनाथ स्वराज के जीवन में लाने वाले थे? क्या हुआ दानव सम्राट कलेश के साथ? क्या रिश्ता है इन दोनों कहानियों के बीच?